त्राहिमाम आप देख रहे हैं त्राहिमाम शो। कुछ दिन से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा पूरे जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की दीवारों पर कुछ नारे लिखे जा रहे हैं। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये सुनने में पढ़ने में ये ध्यान आकर्षित करता है। क्या है ये पूरा मामला? ओबीसी क्रांति सेना के द्वारा ये लिखवाए जा रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं? और इसी समय पर जब उपचुनाव सन्निकट है, बहुत करीब है उपचुनाव, सुर्खी में उपचुनाव होना है और एक ओबीसी जाति का ये आंदोलन है, इसके बारे में पूरी तरीके से बताने के लिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मांगे हैं, ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र लोधी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे समझते हैं इस पूरे मामले के लिए। देवेंद्र जी, त्राहिमाम में आपका स्वागत है। आप बताइए किस तरीके से ये आपकी मांगे क्या हैं, क्या आंदोलन है और इसका क्या अर्थ है? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इसका अर्थ क्या है? देखिए उमेश जी, ऐसा है, ओबीसी क्रांति सेना जो है ये समस्त ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्षरत है। आप देख रहे हैं कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिले आज तक, जो मिलना चाहिए है। अब चूंकि वोट हमारा राज तुम्हारा, जैसे आपने कहा, तो वोट हमारा राज तुम्हारा का सीधा मतलब ये है, जब हम वोट देते हैं, जिस वर्ग के व्यक्ति को वोट देते हैं, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो कोई हम लोग की बात नहीं करता, ऊपर जाके खामोश हो जाता है। तो हम लोग को बता रहे हैं, जब आप हमारे हक की बात नहीं कर सकते हैं, आपको हमारी वोट का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप हमारी वोट ले रहे हैं तो आपको हमारी वोट की लेने के बाद हमारे अधिकारों के लिए आपको बात करना पड़ेगी। क्या है आपके अधिकार और क्या आप उनसे जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बात उठाएं ओबीसी के लोग? तो क्या ओबीसी की मांग है, क्या लड़ाई है? ओबीसी की जो मांग है सीधी मंडल कमीशन आयोग की मांग है। जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी वो आज तक सरकार ने लागू नहीं की है। 54% ओबीसी की हिस्सेदारी बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े हैं। अब 54% आबादी मानने के बावजूद भी आज तक न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, इवन प्राइवेट सेक्टर में और मीडिया में अभी तक ओबीसी को 54% की भागीदारी नहीं मिली है। आप शासकीय सेवा में देखें तो हमारे हिसाब से 6.5 या 7.5% के आसपास आबादी है, मतलब आपकी भागीदारी है, बाकी आपकी भागीदारी नहीं है। तो मंडल कमीशन की सिफारिशें संपूर्ण तरीके से लागू की जाए, इसके लिए ओबीसी क्रांति सेना कार्य कर रही है। कि ये इतने बड़े मुद्दे हैं और बहुत दिन से आप ये फील कर रहे होंगे कि ये होना चाहिए, ये अधिकार ओबीसी को मिलना चाहिए, तो यही समय क्यों जब उपचुनाव है, आप चुनाव में ही क्यों आपके आंदोलन दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों? ये आपकी बात सही है कि चुनाव के समय ही क्यों, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि चुनाव में चुने जाते हैं तो वोटिंग के समय जनता की वोट लेने आते हैं। ओबीसी को तो आदमी पूछता नहीं है, सवाल चुनाव होते हैं तभी ओबीसी की ध्यान आती है, चुनाव होने के बाद आदमी भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिए पकड़ा है कि जब चुनाव हो रहा है, जब आप हमारी वोट लेने आ रहे हैं और 5 साल को आप पे वोट लेके गायब हो जाएंगे, तो हमारा भी सोचना ये है कि चुनाव के समय ही इन लोगों से सवाल जवाब किए जाए। नहीं तो आप उनसे चुनाव लड़ने वालों से सवाल जवाब कर रहे हैं कि जनता को जनजागरण कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं, जनता को जनजागरण कर रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें आभास करा रहे हैं कि अब आपका राज नहीं चलेगा। यदि आपको आना है या आपके लिए जनप्रतिनिधि बनना है तो ओबीसी की मांगों को आपको देखना होगा। और इवन हम लोग का सीधा प्रयास ये है कि अभी तक हम लोग की मांग इसलिए पूरी नहीं हुई है कि हम लोग के जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं। जनप्रतिनिधि पहुंचे, इसके लिए हम लोग ऐसा माहौल तैयार करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि हमारा ओबीसी का व्यक्ति निकल के विधानसभा और लोकसभा पहुंचे, ताकि वो वहाँ पर जाकर हमारी मांग रखे। अभी उपचुनाव सुर्खी में उपचुनाव है, वहाँ पर सुर्खी में आपकी ओबीसी की क्या धरातल पर वहाँ पर उपस्थिति है और वहाँ पे क्या किस तरीके से रिलेट कर रहा है आपका आंदोलन? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुर्खी विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है और पिछड़ों की विधानसभा है, जहाँ पर लगभग 1,60,000 के आसपास समस्त पिछड़े वर्ग के व्यक्ति वहाँ पर आते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर आप समस्याएं देखेंगे क्षेत्र में जाके तो समस्याएं यथावत हैं। जो सन 47 की सुर्खी है वो 2020 की सुर्खी है। तो हमारा वहाँ पे ये सोचना है कि इस बार ओबीसी का प्रत्याशी यदि भाजपा या कांग्रेस दोनों पार्टी में से जो भी व्यक्ति ओबीसी को टिकट देगा, जो भी पार्टी ओबीसी को टिकट देगी, वो व्यक्ति चुन के यहाँ से जाएगा। तो आपके रहे तो हैं ओबीसी से भूपेंद्र सिंह जी रहे हैं, विठ्ठल पटेल भी ओबीसी से आते हैं, लक्ष्मीनारायण यादव का भी चुनाव क्षेत्र रहा है, वो भी ओबीसी से आते हैं, तो कमी कहाँ रही ओबीसी प्रतिनिधित्व की सुर्खी से? जैसे आपने भूपेंद्र सिंह जी कहा, तो भूपेंद्र सिंह जी दांगी समाज से आते हैं, वो ओबीसी समाज में आती है, उसको ओबीसी समाज में ओबीसी वर्ग में उन्हें क्वालिफाई किया गया है, लेकिन वो ओबीसी का मानते कब है?
ओबीसी का विचारधारा होना और ओबीसी समाज का व्यक्ति होना, दोनों बातों में से बहुत अलग अलग है। जिसकी मूल निवासी विचारधारा होगी, मूल हितैषी पिछड़ा वर्ग का जो होगा, वही ओबीसी वर्ग के लिए सोचेगा और कार्य करेगा। यही तो विडंबना है हमारी कि जितने व्यक्ति यहाँ से जो ओबीसी के रहे हैं, उनने कभी ओबीसी की वोट को नहीं माना। उनको एहसास करा रहे हैं कि ओबीसी की वोट आपको दी जाती है, अब आप ओबीसी की बात करें। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप ओबीसी के बन के ओबीसी का वोट ले लें और फिर उसके बाद आप ओबीसी को भूल जाएं। हम सुर्खी की ही बात करें तो सुर्खी में कितनी वोट है ओबीसी की, क्या मान के चलते हैं? कौन कौन सी जातियाँ हैं और वहाँ पर जो क्या भूमिका और क्या ताकत रखती हैं? जब सुर्खी तो पिछड़ों की विधानसभा सीट है, सबसे बड़ा बहुमत समस्त पिछड़े वर्गों का, ओबीसी और SC ST का, सब मिला के 1,60,000 से लेकर 2 लाख के आसपास रहेगा, इतना है भी। तो सीधी सी बात है कि पिछड़ों की विधानसभा है वो, सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पिछड़ा वर्ग की है। अब आप पिछड़ा वर्ग में यदि आप जातिगत आंकड़े की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कुशवाहा वोट बैंक है, जो लगभग मेरे अनुसार जो हम लोगों ने सर्वे किया है ज़मीन पर 35 से लेकर 40,000 है। ये सबसे बड़ा वहाँ का वोट बैंक है। तो हमारी पहली सोच और पहली मांग ये रहेगी कि कुशवाहा समाज का प्रत्याशी वहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग का हितैषी हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे यादव समाज भी अच्छी मात्रा में है, 15 से लेकर 20,000 के लगभग यादव समाज वहाँ पर है। तो हमारा ये सोचना है कि ओबीसी विचारधारा का जो व्यक्ति होगा, जिसने ओबीसी के लिए काम किया होगा ज़मीन पर, जो मानसिक तौर से और बौद्धिक तौर से ओबीसी का विचारक होगा, यदि वो व्यक्ति खड़ा होता है तो भी जीत सुनिश्चित है। फिर आप आते हैं कुर्मी समाज पे। कुर्मी समाज भी 15,000 के आसपास का वोट बैंक है। उसके बाद लोधी समाज का वोट बैंक भी देखा होगा आपने, तो लोधी समाज का वोट बैंक भी लगभग 20 से लेकर 22,000 के आसपास है, तो वो भी अपना महत्व रखता है। तो इसी तरह हम लोग का सोचना है कि इन 4 वर्गों में से ही किसी वर्ग के व्यक्ति को भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी चिंतन करें, दोनों पार्टी मनन करें और फिर टिकट दें। तो अगर सुर्खी की में देखा जाए तो बीजेपी का तो लगभग तय है कि जो कांग्रेस से आए हैं सीधे समर्थक गोविंद राजपूत को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, संभावित प्रत्याशी वही होंगे। तो आपकी आशा कांग्रेस से रहेगी कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी को ही टिकट दे? हाँ, वैसे हम लोगों का तो क्या है, संगठन है, किसी पार्टी विशेष की तो मांग कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी सच है, यदि भाजपा हमारी मांग को नहीं सुनती है, भाजपा हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है और कांग्रेस ध्यान देती है, तो निश्चित ही गोविंद सिंह हारेंगे। क्योंकि वहाँ पिछड़ा वर्ग की वोट है, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को जाएगी। सारे संगठन का यही प्रयास है कि समस्त पिछड़ा वर्ग की वोट पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मिले। ऐसे वो कौन से दावेदार हैं वहाँ पर पिछड़ा वर्ग के जो आपको लगता है कि सशक्त दावेदार होंगे और पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर उनको वोट कर देगा और आप अपना विधायक बना ले जाएंगे? अभी तो दावेदार तो वहाँ पे सभी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अब चूँकि हम अपने संगठन से जुड़े हुए व्यक्तियों की बात कर सकते हैं, जिनको हमने देखा है, ये हमारे संगठन के पहचान के हैं वो। अब वहाँ जो मांग चल रही है, वहाँ 2 मांग साथ में चल रही है, सादा आपने देखा होगा। कुछ लोग स्थानीय की बात करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन यदि प्रबल दावेदारी देखें तो कुशवाहा समाज से अभी तक कोई अच्छा चेहरा निकल के सामने नहीं आया है। रमाकांत यादव जी, रमाकांत यादव जी को हम 2011-12 से देख रहे हैं। वो पिछड़ा वर्ग के काफ़ी हितैषी हैं। आपको शायद याद होगा 2012 के आसपास उनने एक पिछड़ा वर्ग अधिकार रैली निकाली थी। तो सागर में तो हम उनको जनक मानते हैं पिछड़ा वर्ग का, कि सबसे अच्छे प्रत्याशी हमारी दृष्टि में हो सकते हैं रमाकांत जी, क्योंकि लगातार निरंतर एक समान वो प्रयास कर रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए, ना कि किसी पार्टी के लिए, ना टिकट के लिए। दूसरे नंबर पर वहाँ पर दावेदार आपके आते हैं कुर्मी समाज से जीवन पटेल जी। ये भी काफ़ी 93 या 94 से ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वो उस क्षेत्र के नहीं हैं, बाहर के हैं, उनका वोट बैंक भी कम है, लेकिन प्रबल दावेदारी रखते हैं। उन्हें भी टिकट मिल जाए तो संगठन साथ में रहेगा। फिर एक परिवार आता है, बाबू सिंह खिरिया है, वो लोधी समाज की जिला अध्यक्ष हैं। वो भी काफ़ी समय से ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ, मैं आपको टोकूंगा बीच में, पिछले कुछ चुनाव में देखा है कि गोविंद सिंह भूपेंद्र सिंह के बीच में ही ये पूरी सुर्खी सीट जो है झूलती रही है। और कमोबेश चाहे दागी कम्युनिटी हो या राजपूत हो, उन्हीं के हाथों में ये सीट रही है। तो इस बार किस तरीके से आप ओबीसी संगठन और आपकी ओबीसी क्रांति सेना लोगों को जागृत करने के लिए जा रही है मैदान में, कि आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में? ऐसा दिख रहा है आपका जो देवाल लेखन है उससे अंदाज लगाया जा सकता है। तो किस हद तक जाने का आपका प्लान है? यदि दोनों पार्टियों ने ओबीसी को टिकट नहीं दिया तब आप क्या करेंगे? अगर दोनों पार्टियों ने पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, उस कंडीशन में मध्य प्रदेश में जितनी पिछड़ा वर्ग के संगठन काम कर रहे हैं, सारे संगठन एकजुट होकर सर्वसम्मति से एक पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी खड़ा करेंगे
ओबीसी क्रांति सेना और जितने भी संगठन पेशावर के हैं अपनी सारी ताकत झोंक देंगे और दोनों दलों को बताएंगे कि ओबीसी की ताकत क्या कहलाती है। आपके प्रयासों से इस धरातल पर क्या परिवर्तन देखने मिल रहा है आपको? ओबीसी में कितनी जनजागृति मिल रही है? ये तो काफ़ी परिवर्तन देखने मिला है। ये चलिए दीवार लेखन वाली जो आपने बात कही है, आप देख रहे होंगे संगठन तो शायद 1980 के आसपास से कार्य करता है। यहाँ 1950 के लगभग से जनसंघ जो बनी थी वो पेशावर की विचारधारा पर थी, लेकिन जमीनी काम नहीं हुआ आज तक। जमीनी काम हम लोगों ने अब जब गांव में घुसे हैं तब जाकर देखा है काफ़ी जनजागृति आ रही है। इवन ये कंडीशन है कि गांव के सरपंचों को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कहलाता क्या है। अब वो जाग रहे हैं तो ओबीसी अन्य पेशावर क्या कहलाता है, क्या हमारी मांगें हैं, क्या मंडल कमीशन है। मंडल कमीशन और पेशावर के बारे में ग्रामीण क्षेत्र का आदमी बहुत अच्छे तरीके से जागरूक हो रहा है। तो बन जाए ना, कोई भी सामान्य जाति का बन जाए तो वो आपकी मांगों को आगे बढ़ाएगा, कमिटमेंट कर लेगा आपसे कि हम आपकी मांगों को आगे बढ़ाएंगे, आपका जो हक है वो दिलवाएंगे, आप हमें बताइए। 1950 से हो रहा है। 1950 से जनरल वर्ग के व्यक्ति यही तो हम लोग के साथ छल कर रहे हैं। हमेशा बोलते हैं कि आपकी मांग उठाएंगे। आप एक वीडियो आप दिखा दीजिए 1950 से लेकर अभी तक का 2020 तक का, किसी भी जनरल के व्यक्ति ने यदि कोई संसद में ओबीसी के संबंध में बात उठाई हो, उनके मौन रहने के कारण इस ओबीसी क्रांति सेना का जन्म हुआ है। चलिए, आपसे बहुत कुछ इस आंदोलन के बारे में जानकारी मिली है और आपको शुभकामनाएं। आप लगातार जो है काम कर रहे हैं ओबीसी के लिए। ये थे एडवोकेट देवेंद्र लोधी जी, जिन्हें ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी सुर्खियों में हैं। दीवार लेखन के माध्यम से ओबीसी का जन जागरण अभियान चला रहे हैं, सुर्खी में अभी चला रहे हैं, यहाँ पर चुनाव है, इसलिए ये विषय बन गए आज। इस विषय को, चूँकि सुर्खी की सीरीज त्राहिमाम की लगातार जारी है और सुर्खी में यदि कुछ होता है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो एक खबर है आज के समय में। आप लगातार जुड़े रहिए त्राहिमाम के साथ, देखते रहिए त्राहिमाम। नमस्कार।